अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बदनामी जमाना लियारी गैंग के सरगना ज़ीर बलोच अपने अकबाली बयान से मुकर गए। इज़दाद दहशत गर्दी की अदालत में एक और इंकिशाफ कर दिया। कहा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, कोई कत्ल नहीं किया, वो बेगुनाह है। मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की, जिस पर जज ने इस्तिफसार किया कि कल आप हाई कोर्ट में जाकर आज के बयान से भी मुकर जाएंगे। उज़ैर जान बलोच अदालत के इस मुकालमे पर खामोश हो गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। बेगुनाह हूँ, किसी को भी कत्ल नहीं किया। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच ने मासूमियत का लिबादा ओढ़ लिया। अरशद पप्पू कत्ल केस समेत 16 मुकदमात में उज़ैर बलोच और शाहजहां बलोच समेत दीगर मुल्जिमान को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। दौरान समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्जाम है, क्या आपने ये जुर्म किया है? फर्दे जुर्म आयद करें। उज़ैर बलोच ने कहा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, कोई कत्ल नहीं किया। अदालत ने पूछा कि आपने इकबाली बयान कलमबंद कराया है, जिस पर उज़ैर बलोच ने कहा, उसका कोई बयान कलमबंद नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की है, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। अदालत ने मुल्जिम को मुखातिब करते हुए कहा कि जो बयान आप यहाँ दे रहे हैं, कल हाई कोर्ट जाकर उससे भी मुकर जाएंगे। इस सवाल पर उज़ैर बलोच ने कोई जवाब नहीं दिया। वकील सफाई की अदम हाजिरी के बाइस समात जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। और इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उज़ैर बलोच इकबाली बयान से मुकर गए हैं। उनका कहना है कि कोई कत्ल उन्होंने नहीं किया। क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि वो पीपल्स पार्टी से राब्तों से भी इनकार कर रहे हैं? देखिए जी फवाद, हर मुजरिम जब अदालत में होता है वो यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जबकि उज़ैर बलोच ने अपनी गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने अपना इकबाली बयान दिया था और ये तमाम चीज़ें बताई थी और उस इकबाली बयान में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी ताल्लुकात का इजहार किया था और बताया था कि उनके कहने पर जो है उसकी हेड मनी ख़त्म की गई और केसेस ख़त्म किए गए और ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर तो तस्दीक होती है। तो यकीनन ताल्लुकात तो थे पीपल्स पार्टी के उज़ैर बलोच से, इसीलिए जो है वो उसके सर पे जो लगाई गई थी हेड मनी वो ख़त्म की गई और जो केसेस बनाए गए थे वो ख़त्म किए गए। तो ये इसमें तो कोई शुबा नहीं है। रही बात उज़ैर बलोच के इस बयान से कि वो बेगुनाह हैं, मासूम हैं, तो ये तो पूरा शहर जानता है, ख़ास तौर पे लियारी के लोग जानते हैं कि उज़ैर बलोच जब पीपल्स अमन कमेटी थी तो लियारी में क्या होता था और किसकी सरबराही में होता था। जी अच्छा फैसल साहब, ये तो हबीब जान भी कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी राबतों में थी और काफ़ी नाम भी उन्होंने लिए रहनुमाओं के, फिर कैसे ये कह सकते हैं कि इनकार हो गया कि वो पीपल्स पार्टी से राबतों में नहीं? देखिए, ये सियासी तौर पर कहा जा रहा है, इस तरह से नहीं था। हकीकत ये थी कि उज़ैर जान बलोच जो है वो पीपल्स पार्टी के राब्ते में थे और उन्हीं की ईमा पर जो है वो पीपल्स पार्टी के वहाँ के रुकन असम्बली को जो है वो टिकट मिलते थे, मुंतखब होते थे और जो टाउन नाजिम वगैरह भी लगाने का काम होता था वो भी उज़ैर बलोच करते थे। और उज़ैर बलोच के इसमें कोई ढका छुपा बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी से कैसे मरासिम थे और किस तरह से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, एडवोकेट जावेद छतारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कानूनी इसकी नौयत क्या होगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उज़ैर बलोच का इतराफ़ी बयान से मुकर जाना केस को किस जानिब ले जाएगा? आज देखिए, जो एतराफ़ी बयान जो होता है ये 164 CRPC यानी कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होता है। जी। और मुलजिम जो भी बात दौरान तफ्तीश पुलिस वालों के सामने करता है तो पुलिस वाले उस पे 164 कराकर उस पे मैजिस्ट्रेट को गवाह बना लेते हैं ताकि वो जब आगे मुकदमा चले तो इस इकरार के ऊपर मैजिस्ट्रेट उस पर गवाह बन जाए। और उसका एक ज़ाब्ता होता है, उसमें 2 घंटे का रिफ्लेक्शन टाइम यानी कि मुलजिम को सोचने का टाइम दिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये बयान जो है आपका ये आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। और उसके बाद अगर कोई मुलजिम अदालत के अंदर इस अपने बयान से मुनहरिफ हो जाता है या फिर जाता है तो उसके ऊपर फिर मैजिस्ट्रेट साहब की गवाही होती है उस बयान के तसलसल में। लिहाजा मुलजिम का बयान से फिर जाना उसका हक है, लेकिन इस्तिगासे का मैजिस्ट्रेट को उस बयान के लिए पेश करना इस्तिगासे की कार्रवाई है, जो अगर मैजिस्ट्रेट की गवाही पूरी तरह कानून के मुताबिक गुजर जाती है तो वो 164 से मुलजिम का इनहराफ कोई मायने नहीं रखता। 164 पे मैजिस्ट्रेट का बयान जो होता है वो सही समझा जाता है। जी
مجسٹریٹ کا بیان صحیح سمجھا جاتا ہے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جاوید چھتاری صاحب. فیصل صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جیسے کہ کہنا ہے ان کا کہ وہ بیان سے مکر گئے ہیں, اب مزید آگے کی کارروائی اب کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں جس طرح سے عزیر کو دوبارہ سے عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے, کیسز میں جو سماعتیں ہوئی ہیں, ایک دم تیزی سے یہ کام شروع کر دیا گیا ہے, ورنہ اتنے عرصے سے عزیر بلوچ تھا وہ اس کے اوپر کیسز جو ہے وہ پینڈنگ میں تھے. تو ابھی مزید یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ کیسز چلائے جائیں گے اور جو بھی سزا ہوگی, اور اس کیس میں جو کہ آج ہوا ہے جس میں یہ اعترافی بیان سے اپنے منحرف ہوئے ہیں, تو جاوید چھتاری کا بالکل کہنا صحیح ہے کہ اب مجسٹریٹ کا بیان لیا جائے گا, اور مجسٹریٹ جو ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کسی دباؤ میں تو نہیں دے رہے, آپ پہ ٹارچر تو نہیں کیا, آپ جو لکھ رہے ہیں جو بول رہے ہیں, اور خاص طور پہ صرف بیان ہی نہیں تحریری طور پر قلم بند کرواتے ہیں. جو بیان پہلے کا 164 کا عزیر کا ہے وہ عزیر کی اپنی رائٹنگ میں ہے, تو یہ کیسے آپ بغیر کسی دباؤ کے اور غلط بیانی سے یہ اسٹیٹمنٹ لے لیا؟ یہ تو انہوں نے بچنے کے لیے حربہ استعمال کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو ہے ان پر دباؤ ڈالا اور غلط بیانی سے جو ہے وہ یہ بیان لیا گیا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا فیصل شکیل صاحب. امن کمیٹی سے رابطے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے سعید غنی کے تمام تر الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا ہے. لیکن سعید غنی اپنی کہی ہر بات پر اب بھی قائم ہے. انہوں نے عمران اسماعیل کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. این سی او سی کی ہر چیز ریکارڈ پر ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر اعظم کے بارے میں بیان دیتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے مراد علی شاہ کو خبردار کر دیا. پروگرام نئے دن میں گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا. اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹا ہے. میں آپ سے حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نہ کبھی اس میں جب میں پاکستان تحریک انصاف میں تھا تو نہ کبھی کسی ٹیررسٹ کو سپورٹ کیا, نہ کسی ٹیررسٹ کی سپورٹ ہم نے سیکھ. سعید غنی نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا. سما سے گفتگو میں کہا حبیب جان بلوچ نے میری بات کی تائید کی ہے. انہوں نے گورنر سندھ کو بھی مناظرے کا چیلنج دے دیا. اگر میں جھوٹا ہوں نا, گورنر صاحب مناسب سمجھیں, میرے ساتھ لائیو بیٹھنے کی میں اور چیزیں بتاؤں گا. میں یہ بتاؤں گا کہ کس ایم این اے کے گھر پہ یہ ان کے میٹنگیں کرتے تھے, ان کے ساتھ ڈنرس کرتے تھے. امیتا مرزا صاحبہ جو مجھ کے الزام لگاتی ہیں ان کو کہتا میرے ساتھ بیٹھے. ہر چیز جو میں نے کہی ہے میں اس پہ قائم ہوں, اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میں نے ابھی بھی بہت ساری چیزیں نہیں کہی. سعید غنی کا کہنا ہے تحریک انصاف گڑے مردے اکھاڑ کر ملک کو درپیش بحران اور مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے. انہیں جھٹلانے کا سلسلہ جاری رہا تو وہ پی ٹی آئی کی بنائی گئی کمیٹی کے لوگوں کو بھی سامنے لائیں گے. اور وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے عزیر بلوچ جے آئی ٹی رپورٹ پر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کر دیا. سنگین انکشافات کے حوالے سے کہتے ہیں اپنی اور اہل خانہ کی جان عوام کی خاطر خطرے میں ڈالی ہے. وہ جے آئی ٹی تھی عزیر بلوچ کی, اس میں 6 لوگ تھے. جو رپورٹ انہوں نے ریلیز کی ہے وہ ہے 35 پیجز کی. ماضی میں لہو لہان رہنے والے کراچی سے متعلق عزیر بلوچ جے آئی ٹی پر وفاقی وزیر بحری امور کی پہلے تو میڈیا اور پارلیمان میں گھن گرج, اب اپنے تازے بیان میں معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کا اعلان کر دیا. علی زیدی کا کہنا ہے کہ عزیر بلوچ برسوں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہے, مگر اسے استعمال کرنے والا طاقتور سیاسی ٹولہ آزاد گھوم رہا ہے. جے آئی ٹی رپورٹ میں طاقتور ٹولہ نامزد ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ سندھ کا منشیات فروش وزیر حقیقی معاملے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. خدشہ ہے طاقتور سیاسی مجرم کہیں عزیر بلوچ کو پولیس کی تحویل میں مروا ہی نہ دیں. بیان میں بلدیہ فیکٹری جے آئی ٹی کی بھی گونج, کہا اس کی رپورٹ میں بھی سندھ پولیس کے جانبدارانہ تحقیقات واضح ہے. جعلی سرکار پر سوال اٹھایا کہ رپورٹ میں جب نئی ایف آئی آر درج کرنے کی سفارش کی گئی تھی تو سندھ حکومت 4 سال تک کیوں سوئی رہی. علی زیدی کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے خود کو اہل خانہ کو خطرے میں ڈال کر عوام کی خاطر قدم بڑھایا. اب امید ہے عدالت عظمیٰ شواہد دیکھ کر انصاف فراہم کرے گی. ملک میں عید الاضحیٰ کے لیے مویشی منڈیاں شہر سے باہر لگائی جائیں گی. منڈیوں کے اوقات کار صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک ہوں گے. وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کا خصوصی اجلاس جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار, صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد, وزیر قانون راجہ بشارت بھی اجلاس میں شریک ہیں. اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ پر پاکستان میں 700 مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی. اسد عمر کا کہنا ہے کہ منڈیوں میں کورونا کے بڑھنے کے خدشات ہیں. کوئی بھی مویشی منڈی شہر کے اندر نہیں لگائی جائے گی. اور سینٹ میں این ایف سی وارڈ میں ترمیمی بل کے لیے تحریک پیش کی گئی. اپوزیشن جماعتوں نے مخالفت کی. بل پارلیمان پر حملے کی کوشش قرار دے دیا.
2 घंटे से ज़ायद बहस के बाद NFC अवार्ड से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। ज़हीर अली की रिपोर्ट में देखिए। ईवान बाला का इजलास, 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर गर्मा गर्म बहस। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कौमी मालियाती कमीशन में तरमीमी बिल की तहरीक पेश की। कहा वफाक के अखराजात बढ़ने से सूबों के बजट में कटौती होती है, ये ज्यादती है। हुकूमती बेंचों से तहरीक सामने आने पर अपोजिशन अरकान भड़क उठे। पीपल्स पार्टी ने मामले को 18वीं तरमीम पर शब खून मारने की कोशिश करार दे दिया। NFC अवार्ड की बात की जा रही है, आईनी तरामीम की बात की जा रही है, तो ये तो उमरानी मुआहदा है पाकिस्तान का अपनी आवाम के साथ। ट्रेजरी बेंचेस से ये अब शब खून मारा जा रहा है, जाहिर है हम अपोज करेंगे। 18वीं तरमीम को सिर्फ एक कानून के तौर पे ना देखें। अगर आप ये बात करते हैं कि 3A को रिविजिट करें, हम 3A को रिविजिट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर तमाम तर टैक्स कलेक्शन जो है वो सूबों को दे दी जाए। हुकूमती रुकन वलीद इकबाल ने सदारती निजाम की बात की तो लीगी सेनेटर ने हुकूमत के साथ साबिक आमरों को भी खूब लताड़ा। इन्हें मालूम है कि ये कुछ भी नहीं होगा, किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निजाम को लेके आए या NFC को तब्दील करने की कोशिश करे या 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश करे। हम भी यहीं पे मौजूद हैं, किसी की ख्वाहिशात से नहीं होता। 2 घंटे से जायद बहस के बाद NFC अवार्ड से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। तहरीक की हक में 17 जबकि मुखालफत। सल्लाफा शुहदाए कश्मीर को सलाम अकीदत और कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। DG ISPR का कहना है कि भारत के मजालिम जिद्दोजहद आज़ादी दबाने में नाकाम रहे, इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुक़द्दर है। यौम शुहदाए कश्मीर लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शुहदा के लहू का एक एक कतरा ना फरामोश किया जाएगा, ना ही मुआफ किया जाएगा। एक आजान 22 मुअज्जिन सलाम फरजंदान इस्लाम मिशाल मलिक ने वीडियो पैगाम में जारी कर दिया और कहा कि मकबूजा कश्मीर में आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले जाने दे रहे हैं। श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने वाले हमारे हीरोज हैं। एक अजान और 22 मुअज्जिन सलाम फरजंदान इस्लाम सलाम। 13 जुलाई 1931 को डोगरा राज ने इस्लाम दुश्मनी की तारीख रकम की। सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हमारे हीरो हैं। अजान के एक एक लफ्ज की अदायगी को मुकम्मल करने के लिए 22 मुसलमानों ने कुर्बानी दी। आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान जानों के नजराने दे रहे हैं। कल भी दुनिया खामोश थी 22 शहीदों के कत्ल के ऊपर, आज भी दुनिया खामोश है। कोई तो इनके चुप को झंझोड़े। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के बायस 4 माह से शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स की बंदिश, ताजरों का सब्र भी जवाब दे गया है। कोयटा में मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। शाह हुसैन तरीन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के सबब शादी हालों और रेस्टोरेंट्स की ताहाल बंदिश, ताजर बरादरी मुश्तइल हो गई। रैली निकाली और जिना रोड के मनान चौक पर धरना दिया, मुतालबात के हक में नारे लगाए। ज़ायरीन का कहना था कि शादी हाल 4 माह से बंद है, जबकि रेस्टोरेंट्स को भी सिर्फ पार्सल देने की इजाज़त है, जिसकी वजह से ताजर माली तौर पर बदहाल होकर रह गए। हर होटल में 10 से लेकर 60 मुलाजमीन तक काम करते हैं। इसी तरह हमारे तकरीबन कोयटा में कोई 250 शादी हाल से मेरी जाल से, इनमें तकरीबन कोई कम से कम जो इनके मुलाजमीन है 30 से लेकर 150 बंदे काम करते हैं। अभी आप खुद अंदाजा लगाएं, मालकान हमसे किराए मांग रहे। मुजाहिरे के कायदीन का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कल जो है 4 बजे हम बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना देंगे और जब तक वहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमें अपने मुतालबात हमारे तस्लीम नहीं किए जाते। मुजाहिरीन का कहना था कि कारोबार पहले ही तबाहाल था, अब पुलिस और इंतजामिया की जानिब से बेजा जुर्मानों ने माली मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ शाह हुसैन, समा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया। PSO का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल की पेशगी डिमांड भेजने के बजाय 9 माह की ताखीर की। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। रोशनियों के शहर में अंधेरे, तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के हकायक सामने आने लगे। वफाकी हुकूमत के बाद PSO ने भी बिजली बहरान की जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर डाल दी। कंपनी पर फर्नेस ऑयल की डिमांड 9 माह की ताखीर से भेजने का इल्जाम।
पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मुताबिक कराची को बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की जो डिमांड अप्रैल 2019 में भेजनी चाहिए थी वो जनवरी 2020 में मौसूल हुई। जून 2019 के लिए भी डिमांड 15 दिन की ताखीर से भेजी गई। PSO का कहना है कि नवंबर 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान के इलेक्ट्रिक की फर्नेस ऑयल की डिमांड 2,87,000 मैट्रिक टन थी, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 1,30,240 मैट्रिक टन ऑयल लिया। PSO का मजीद कहना है कि के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से फ्यूल सप्लाई मुतासिर हुई। कंपनी ने रवा माली साल के लिए भी अभी तक फर्नेस ऑयल की डिमांड नहीं भेजी। और अब बात करेंगे मौसम की। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई तो मौसम खुशगवार हो गया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद पर डेरे डाले बादल आखिर बरस पड़े। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई तो शहरियों के चेहरे खिल उठे। मौसम के जो मतलब बहुत खुशगवार मौसम हो गया, बारिश की बूंदेबांदी भी हुई है। कितनी बूंदाबांदी हुई है और आप देखो कितना खुशगवार मौसम है और बहुत 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 एंजॉय किया। मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सदर, गुरुमंदर, शारा फैसल और PCHS समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश के बाद हब्स की कैफियत कुछ कम हुई, जबकि दीगर इलाकों में शहरी बारिश के मुंतजिर हैं कि इनके इलाकों में कब बादल बरसेंगे। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि बारिश होगी जरूर, मगर फिलहाल तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। तेज बारिश का फिलहाल अगले 4-5 दिन तक कोई इम्कान नहीं है, उस तरह की तेज के जैसे पिछले हफ्ते 6, 7, 8 तारीख को 3 दिन हुई थी। अलबत्ता ये सी ब्रीज स्ट्रांग 2 दिन से अच्छी स्पीड से चल रही थी और आज भी चल रही है हल्की है स्पीड, लेकिन उसके नतीजे में बादल ज्यादा आए हैं, मॉइस्चर ज्यादा है। आज शहर में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश होती रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। और यहाँ आपको बताएंगे कि कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक C की सड़कें सीवरेज के खराब निज़ाम की वजह से तबाह हो गई हैं। अली हफीज़ से जानते हैं। अली हफीज़, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक C में हम मौजूद हैं। यहाँ पर सीवरेज निज़ाम यहाँ का जो है वो जवाब दे गया है। जो मेन सड़क का शारा नूरजहाँ का जो नाला था वो उबला, उसके बाद तमाम जो गंदगी गलादत है वो ब्लॉक C के अंदर जो है यहाँ पर घरों के पास मौजूद है। आपको कैमरा फैसला लगाई दिखाएंगे। आप अगर मैं बोलूँ इनसे कि आप देख सकते हैं ये सीवरेज का गंद जो है मेन घरों के अंदर, यहाँ पर कैटेगरी की हम बात करें 400, 600, 1000 गज के जो है मकानात हैं। कराची का पोश इलाका है, लेकिन मामूली जो बारिश हुई शहर की उसके बाद यहाँ रहने वाले काफ़ी परेशान हैं। ये मनाजिर हैं ब्लॉक C नॉर्थ नाज़िमाबाद के। बल्दियाती नुमाइंदेगान जो है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ के जो रहने वाले हैं उनसे बात करेंगे। आप ये फरमाइएगा, थोड़ी सी बारिश ने क्या हाल करा आपके इलाके का? बारिश ने बहुत बुरा हाल कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, कितनी तबाही है, कितना कचरा है, और सबसे बड़ी बात ये कि सीवरेज निज़ाम बहुत ख़राब हो गया है, मच्छर बहुत ज़्यादा है। कोई बल्दियाती नुमाइंदे का ये हुकूमती शख्सियत आई दौरा करने के इलाके में मसाइल क्या है पूछने? जी नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, आप देख सकते हैं ये जो है ये रहने वाले खातूनें यहाँ रहती हैं। इन्होंने कहा कोई नहीं आया, कोई बल्दियाती नुमाइंदेगान नहीं है, कोई हुकूमती शख्सियत, कोई जो मुताल्लिक़ हुकाम यहाँ पर नहीं आया। हम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको ब्लॉक C से। इलाका मकीन कहते हैं कि फौरी तौर पर जो है मुताल्लिक़ हुकाम नोटिस लें और यहाँ आकर जो है इलाके को साफ करवाएं और यहाँ के मसाइल हल करवाएं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज़, आपने हमें आगाह किया। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद नज़ारे तो निखर गए, मगर कई इलाकों के बासियों को काले पानी की सज़ा भी मिल गई है। बासा की पाइपलाइनें बंद हो जाने से गटर उबल पड़े। कहाँ क्या मसाइल दरपेश हुए, देखते हैं शाहीन शहजादी की इस रिपोर्ट में। उधर बरखा बरसी, इधर दस्तगीरपुरा के रिहायशियों को काले पानियों की सज़ा मिल गई। उबलते गटर, मोहल्ले में कई फुट जमा पानी और हर तरफ फैला ताउन रहमत को जहमत बना गया। अहले इलाका कहते हैं जब भी बारिश आती है मोहल्लों की सूरत हाल मजीद बिगड़ जाती है। बच्चे गलियों में निकलते बीमारियां पैदा हो रही हैं और इतनी देर से हमारे बच्चे डॉक्टरों के पास जा जा के हम चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। घरों में इतनी स्मेल आती है कि कोई मेहमान भी दूर से आता है तो उधर हमारे घर तक आने का रास्ता नहीं है। अभी वासा वाले हमारी बिल्कुल बात नहीं सुन रहे। ये एक बारिश हुई है, बारिश ने देख लें अभी तक बारिश का पानी वैसे ही खड़ा हुआ है। बारिश में बाबूवाला, डी टाइप, गुलाम रसूल नगर, वारिसपुरा समेत शहर के कई इलाकों में निकासी आब का बोसीदा निज़ाम जवाब दे जाता है। ताफुन, गंदगी और बारिश का खड़ा पानी यहाँ के मकीनों की जिंदगियों पर पल पल अजियत बनकर गुजर रहा है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने वार्डन्स को जजा और सजा के लिए पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। तफसीलात रियाज अहमद की रिपोर्ट में देखिए। ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी जांची जाएगी अब पॉइंट सिस्टम से।
अच्छी शोहरत, फर्ज शनासी और अच्छे टर्न आउट पर 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे। शहरियों की मदद करने, कानून शिकन अनासर की सरकोबी और गुमशुदा अशिया की शहरियों तक बाहिफाजत वापसी पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर 10 से लेकर 100 तक पॉइंट्स मिलेंगे। हमारा एक ट्रैफिक वार्डन जो ड्यूटी करता है वो कितने वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, कितनी वायलेशंस को चेक कर रहा है, उसके अलावा उसका टर्न आउट कैसा है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, पंक्चुअलिटी कैसी है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसका पब्लिक के साथ इखलाक कैसा है, तो तमाम को हमने पॉइंट्स में डिवाइड किया है। ट्रैफिक वार्डन्स के लिए मनफी पॉइंट्स का तरीकाकार भी वज़ा कर दिया गया। 24 घंटे गैर हाजिर रहने पर 10 पॉइंट्स मनफी होंगे, जबकि 4 यौम गैर हाजिर होने वालों को इनाम की कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा। शिकायत दुरुस्त होने पर 15 मनफी पॉइंट्स होंगे। सबसे ज्यादा 50 पॉइंट्स करप्शन की शिकायत पर मनफी होंगे। मामूली सजा पर 20 पॉइंट्स माइनस होंगे, जबकि बड़ी सजा पर इनाम की कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा। रियाज अहमद, समा, लाहौर। हज़ारों मील का सफ़र करते, शहर की खाक छानते ट्रक ड्राइवर्स की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, देखते हैं फैसलाबाद से अब्दुल अहद की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। शुरू से लेकर ड्राइवरी का शौक था। कितना अरसा हो गया आपको ट्रक चलाते हुए? ड्राइवरी करते 35 साल हो गए हैं। आधी जिंदगी तो हमारी निकल गई है, आधी से बल्कि ज़्यादा ही निकल गई है। हर सूबे भी गए हैं, कराची, बलोचिस्तान, सरहद, रियासत सिंध, मैंने कोई पाकिस्तान का कोई शहर नहीं छोड़ा। 24 घंटों में कितने किलोमीटर सफ़र तय कर लेते हैं या कितने घंटे आप ट्रक चलाते हैं मुसलसल? 12 घंटे से कोई तकरीबन 200-250 किलोमीटर कर लेते हैं। ज़्यादा तो ज़्यादा 24 घंटे में तकरीबन 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक करा है। ट्रक ड्राइवर उमूमन रात को ही सफ़र क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है? हमारा काम ही ये या रोजी का हमारा वसीला है। सारा दिन शहर बंद है, रात को खुलते हैं, हमारी मजबूरी है रात को गाड़ी चलाना। थकावट होती है तो तकरीबन कोई अच्छा सा होटल देखते हैं ट्रक वाला, उधर ब्रेक मारते हैं, चाय पीते हैं कड़क जी पीकर, फिर अपना गाड़ी को सलाम मारते हैं, फिर चले जाते हैं। ट्रक की असल कीमत क्या होती है, इस पर जो सजावट होती है उस पर कितना खर्च आता है? ट्रक की तकरीबन 30 लाख से लेकर 50 लाख तक है। सजावट ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 1,20,30 लाख जाता है। सड़क से दोस्ती है, सफर से यारी है, देख तो है दोस्त क्या जिंदगी हमारी है। ये जज्बात हैं इन रात के राहियों के, जिनकी सारी जिंदगी फासले मापते गुजर जाती है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। तोशाखाना केस में नैब रावलपिंडी की तरफ से जाती उम्रा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर पर लगाया गया इश्तिहार फाड़ दिया गया। जाती उम्रा इंतजामिया का कहना है कि दीवार पर लगा इश्तिहार बारिश से फट गया। मज़ीद जानेंगे रियाज अहमद से। रियाज बताइएगा तो ये क्या मामला हुआ? अभी ऐसा है कि नैब ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के हवाले से जारी इश्तिहार जो लगा हुआ था उनके के दरवाजे पर, वो फाड़ दिया गया है। अब वो बारिश से फटा है या किसी ने फाड़ा, ये तो बाद में इसका जो है पता चलेगा। लेकिन ये कि लाहौर इस्लामाबाद के अदालत ने नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में इश्तिहारी करार दिया था, जिस पर जो है नैब लाहौर की जानब से इश्तिहार जाती उम्रा के दरवाजे पर चस्पा किया गया था, जो आज देखा गया तो वहाँ से फटा हुआ है। अब क्योंकि कल लाहौर में बारिश हुई थी, एक दिन पहले भी लाहौर में बारिश हुई थी, इसमें कहा नहीं जा सकता या ये बारिश से उतरा है या किसी ने जानबूझकर फाड़ दिया है। तो हम इसकी तहकीक होगी तो उसके बाद ये चीजें सामने आएंगी। जी बहुत शुक्रिया रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जून 2020 में तरसीलात ज़र में 50.7% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 26 करोड़ डॉलर की तरसीलात भेजी। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि ये अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए कि तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। 50.7% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है जून 2020 में। समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, ये बड़ी अच्छी खबर है वैसे पाकिस्तान के लिए। जी, पाकिस्तान मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। पिछले साल से देखें तो 50% से ज़ायद तरसीलात में इजाफा हुआ है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। जून
20 जो इख्तिताम हुआ पिछले माली साल का, उसमें जो तफसीलात बैनुल-मुल्किन पाकिस्तानियों ने 2 अरब 26 करोड़ डॉलर की तफसीलात भेजी हैं, जो कि जून 2019 में 1 अरब 63 करोड़ डॉलर थी, जिसमें इजाफा जो है तकरीबन 50% का इजाफा देखा गया। और पिछले माली साल जो अगर हम देखें मजमूई तौर पे 12 महीने में 23 अरब 12 करोड़ रुपए 1 करोड़ डॉलर की जो है रिकॉर्ड तफसीलात यहाँ पहुंची हैं। और जबकि गुज़िश्ता माली साल यानी माली साल 2019 में जो उससे 6.4% का नुमाया इजाफा है, जो कि 21 अरब 73 करोड़ डॉलर थी। जी बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। और आपको बताएंगे परदेसियों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता मुसाफिर खाने जैकबाबाद में आज भी मौजूद हैं। वली सोमरो की रिपोर्ट। जैकबाबाद के कदीम मुसाफिर खाने आज भी आबाद, सिर्फ 70 रुपए दें और आराम से रहें। मुंशी का कहना है कि मुनासिब रकम लेकर हम नादार मुसाफिरों को हर तरह से सहूलत फराहम करते हैं। गुरबा मसाकीन जो है और मजदूर और दूसरे ऐसे तबके जो बड़े बड़े होटलों में रिहाइश अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे पास यहाँ आते हैं। पंखे, बिस्तरे, ठंडा पानी, बाथरूम, नहाना, हर चीज़ हम मुहैया करते हैं 70 रुपए में सिर्फ। दूर दराज से आने वाले मुसाफिर कहते हैं कि ये मुसाफिर खाना हर एतबार से सस्ता और मेयारी है। किसी बड़े होटल में जाते हैं तो 2000 रुपया कम से कम लेते हैं, इधर आते हैं तो चारपाई पे 70 रुपया देते हैं, रात गुजार जाते हैं। मुसाफिरों का कहना है कि आज की इस महंगाई के दौर में अजनबी और परदेसियों को सस्ती रिहाइश मिले तो और क्या चाहिए। वली सोमरो, समाज, जैकबाबाद। उमर अकमल की 3 साल की पाबंदी के खिलाफ अपील पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ने उमर साहब की अपील आर्ग्यू कर दी है और अपील तकरीबन 3 घंटे उसकी हेयरिंग होती रही है और जज साहब ने अभी जजमेंट रिजर्व कर ली है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी आर वेरी इंशाल्लाह होपफुल कि अल्लाह बेहतर करेगा एंड वी हैव ट्राइड टू आर्ग्यू आवर केस टू द बेस्ट।